नमस्ते। मैं आशीष तामंग आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ स्कैरी बेल में। हिंदी में डरावनी कहानियों को सुनने के लिए स्कैरी बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम पवन। आज स्कैरी बेल में मैं अपने आंखों देखी घटना को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दरअसल इस घटना को घटे हुए तो काफ़ी साल गुजर गए हैं, लगभग 11-12 साल तो हो ही गए हैं। पर यह घटना मुझे इस प्रकार याद है जैसे कि मानो कल ही की घटना हो। मेरा एक गोरखा दोस्त है जिसका नाम कमल गुरुंग है। कमल वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग नामक स्थान में रहता था। दरअसल कमल के बड़ी बहन की शादी थी। मुझे कमल ने न्योता भी दिया हुआ था कि मैं उसकी बहन की शादी में आऊं, बल्कि वो तो कह रहा था कि शादी के कुछ दिन पहले ही आ जाऊं। दरअसल मेरा रिश्ता सिर्फ कमल के साथ नहीं था, बल्कि उसके घर के हर एक सदस्य मुझे जानता था। मुझे भी अपने बेटे कमल की तरह ही प्यार करते थे, इसलिए मैं उनकी बातों को नहीं टाल सकता था। तो मैं कमल के घर पहुंचा। पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां तो काफी जोरों शोरों से शादी की तैयारी हो चल रही थी। वहां पर उनके कई सारे रिश्तेदार पहले से ही आए हुए थे। वहां पर जिस प्रकार का सजावट हो रहा था, मैंने वैसा सजावट कभी देखा ही नहीं था। दरअसल मैं दूसरे कल्चर से बिलोंग करता हूँ और कमल के कल्चर के अनुसार वहाँ पर जिस प्रकार का सजावट हो रहा था, मैं तो वो गेट से ही देखता ही रह गया कि तभी मुझे कमल ने बारामदे से पुकारा। कमल का आवाज़ सुनकर मैं होश में आ गया। कमल मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। वो तो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। कमल के साथ कुछ देर बात करने के बाद मैं नहाने चला गया और नहाने के बाद कुछ देर एक कमरे में आराम करने के बाद मैं भी निकल गया बाहर। कमल के आत्मीय स्वजनों के साथ काम में लग गया। वहाँ कमल और उसके आत्मीय स्वजन मुझे काम ही नहीं करने दे रहे थे। मुझे कह रहे थे कि तू आराम कर, पर मेरा मन मान नहीं रहा था और मैं भी काम में हाथ बटाने लगा। कमाल का बात तो यह था कि वहाँ के लोगों ने मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं इस घर पर एक मेहमान हूँ। उन लोगों का प्यार और अपनापन देखकर मुझे यह एहसास नहीं हुआ और मैं भी उन सभी के साथ कब घुल मिल गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। दिन भर काम करने के बाद, हंसी ठिठोली करने के बाद शाम होते होते हम सब काफ़ी थक चुके थे। उस घर पर हद से ज़्यादा लोग आए हुए थे, इसलिए खाना खाते वक्त कौन कहाँ सोएगा यह डिसाइड हो रहा था। और डिसाइड यह हुआ कि घर के बीच वाले रूम, जो कि एक बहुत ही बड़ा रूम है, उस रूम में सभी लड़के सोएंगे और मुझे सोने के लिए एक अलग कमरा दे दिया था। पर मैंने भी वहाँ का तकलीफ समझते हुए कहा कि मैं भी उसी हॉल रूम में सोऊंगा। तो रात को हम सभी उसी हॉल रूम में नीचे बिछौना लगाकर सो गए। कमल भी मेरे पास ही सोया था। हम दो दोस्त नज़दीक नज़दीक सोने के कारण रात भर फुसफुसाते फुसफुसाते बात कर रहे थे। हम इतने बात कर रहे थे कि समय बहुत बीत चुका था और दिन भर का काम और थकावट के कारण हम दोनों कब गहरी नींद में चले गए हमें पता ही नहीं चला। यहाँ तक तो काफ़ी ठीक ही चल रहा था, पर इसके बाद कुछ अजीब सा होने लगा। आधी रात को मुझे ऐसा लगा मानो कोई धीमे स्वर में मुझे पवन पवन कहते हुए मुझे पुकार रहा हो। पवन, पवन। उस स्वर के कारण मेरी नींद खुल गई, पर मैंने पूरी तरह से अपनी आंखें खोले नहीं थे। मैं सिर्फ अपने आंखों की मोतियों को हिलाते हुए इधर उधर देख रहा था कि वह आवाज अब भी बहुत धीमे स्वर में मुझे लगातार बुला रहा था। वह आवाज जिस ओर से आ रहा था, मैं
धीरे धीरे अपनी आंखों को उस ओर मोड़ने लगा। उस रूम के एकदम कोने में एक प्लास्टिक के फूलों का गुच्छा रखा हुआ था। वह आवाज वही कोने से आ रहा था। मैंने ध्यान से देखने का कोशिश किया, तब जाकर मुझे उस कोने में उस गुलदस्ते के पीछे एक परछाई सा आकृति दिखाई दिया। और नींद के कारण मैं पूरी तरह से होश में नहीं था, पर इतना मालूम हो चुका था कि वह आवाज वहीं कोने से आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक मेरी आंखें कमल को ढूंढने लगा तो देखा कि कमल तो मेरे बगल पर ही सोया था। और जब मैंने अपनी आंखों को फिर से उसी गुलदस्ते वाले कोने में मोड़ा तो वो आकृति अचानक गायब हो गया। वो देखने के बाद मेरी आंखें अब पूरी तरह से खुला और मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से होश में आ चुका हूँ। उस रूम में कम से कम 15 से 20 लोग तो सो रहे थे। उनमें से सिर्फ एकमात्र मैं ही जगा हुआ था कि तभी उस भीड़ में से एक बड़बड़ाने सा आवाज आया। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कमल के चाचा का बेटा नींद में बड़बड़ा रहा था। वो देखकर मैं मुस्कुराया और फिर से सो गया। और वो जो आकृति था उसके बारे में मैं भूल सा ही गया और रात ऐसे ही गुजर गया। सुबह होते ही फिर से घर पर चहल पहल होने लगा। उस चहल पहल के कारण मैं भी कल रात के घटने को भूल सा गया। मैंने इस बारे में किसी से कुछ न कहा। वैसे ही उस हॉल रूम में हम सब 3 दिनों तक सोए। उन 3 दिनों में मैंने एक चीज और गौर किया कि वह जो कमल का चाचा का बेटा था वह रोज रात के समय नींद में बड़बड़ाता था, पर वो क्या बोलता था कुछ शब्द समझ में ही नहीं आते थे, बस बड़बड़ाता ही रहता। पर उससे भी बड़ा आश्चर्य कर देने वाला यह बात था कि वह जब बड़बड़ाता तो उसके बड़बड़ाने की वजह से उस रूम में सिर्फ मेरी ही नींद खुलता, बाकी सब तो सोए ही रहते। एक रात ठीक वैसे ही हम सब दिन भर के थकान से उस रूम में सो रहे थे। उस रात मुझे कुछ खास नींद नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैं जबरदस्ती सोने का प्रयास कर रहा था। वैसे प्रयास करते करते हल्का हल्का नींद आना शुरू हो रहा था। तब तक तो उस रूम में सभी सो चुके थे। मेरी आधी खुली हुई आंखें इधर उधर देख रही थी। वो चाचा का बेटा भी अब तो बड़बड़ा नहीं रहा था। पता नहीं अचानक जी मचलने लगा। अचानक पता नहीं क्यों डर सा लगने लगा। अचानक मेरी सांसें तेज होने लगी। दिल की धड़कनें काफी तेज होने लगी। पता नहीं यह अचानक एकाएक इतना डर का आवाज क्यों होने लगा था कि तभी मेरी आधे खुले हुए आंखें खिड़की की तरफ गया। वहां तो कोई मुस्टंडा का शरीर का कोई परछाई खड़ा था। खिड़की पूरी तरह से खुले हुए थे। वह आकृति देखने में काफी डरावना सा था। काले परछाई होने के कारण उसका चेहरा तो साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर ध्यान से देखने की कोशिश करने पर उसकी वो गोल गोल सफेद आंखें दिखाई दिए जो थोड़ा चमक भी रहा था। काले अंधेरे में हंसते हुए उसके सफेद दांत भी दिखाई दे रहे थे। हंसते हुए उसका मुंह इतना फट चुका था कि उसका मुंह तो फटकर कान तक आ चुके थे। उसके बाल खुले हुए घुंघराले बाल थे। उसका वह खुले बालों की वजह से उसका सर काफी बड़ा लग रहा था। उसका वह भयानक रूप देखकर मैं काफी डर गया था। डर के मारे मैंने मेरे पास ही सोए हुए मेरे दोस्त कमल को बुलाने की कोशिश की, पर ना तो मैं अपना शरीर हिला ही पा रहा था और ना तो अपना आवाज ही निकाल पा रहा था। मैंने बहुत बुलाने की कोशिश की पर किसी को बुला ही नहीं पाया। वो आकृति एकटक मुस्कुराए जा रहा था कि तभी देखते ही देखते वो तो खिड़की से अंदर आने लगा। वो दृश्य देखकर तो मेरा डर का सीमा ही नहीं रहा। वो तो एक एक इंसान को नांगते हुए आगे बढ़ने लगा। वो तो मेरे ही तरफ आने लगा।
डर के मारे मैंने जो अब तक अपनी आंखें थोड़ा खुला हुआ था उसको मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया। 3-4 सेकंड के बाद मैंने फिर से अपनी आंखों को धीरे से खोला तो देखा कि वह तो मुझे भी लांघ कर उस चाचा के बेटे की तरफ चला गया है। वह आकृति उस भाई के सर के पास खड़ा हो गया और एकटक उस भाई को देखते हुए मुस्कुराने लगा। तभी उस भाई ने रोज की ही तरह बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वह बड़बड़ाहट देखकर वो परछाई वाला आकृति उसके सिर के पास बैठ गया और अपने हाथों से मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाने लगा कि तभी उस भाई की आंखें एकाएक खुल गया और वो भी उसी आकृति को देखने लगा, पर उसने बड़बड़ाना बंद नहीं किया। तब वो दृश्य देखकर मुझे समझ आ गया था कि भले ही उस भाई ने अपनी आंखों को खोला हो पर वो होश में नहीं है। उस आकृति ने उसकी आंखें अपने हाथों से बंद कर दिया और उठ खड़ा हो गया और फिर से वहाँ लेटे हुए लोगों को लांघकर वहीं उसी खिड़की के पास चला गया। और जैसे ही वो मेरे आंखों से ओझल हो गया, मेरा शरीर भी उसके चंगुल से छूट गया और मैं चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ। मेरी वह आवाज़ सुनकर सभी त्रसित हो उठे और घर के सभी लोग मेरे पास दौड़े दौड़े चले आए। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मुझे वैसा डरता देखकर 1-2 लोग कहने लगे कि शायद तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। वो सुनकर मैंने सिर हिलाते हुए अपने कांपते हुए हाथ उठाए और उस भाई की ओर इशारा किया। तभी सभी ने देखा कि वो भाई अब भी वहाँ सोया था। वह देखकर कई लोगों को अजीब लगा कि घर पर इतना ज़्यादा जोर शोर होने के बाद भी वह लड़का अब भी मस्त सो रहा है। तभी उसको कई लोग उठाने चले गए और उठाने की कोशिश भी की पर उठा ही नहीं। यह देखकर एक ने तो उस भाई के मुंह में पानी भी छिड़के पर तब भी वह न उठा। अब वह देखकर लोग सचमुच डरने लगे और मुझसे कई लोगों ने इसका कारण पूछा। तो मैंने एक लंबी सी सांस भरी और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ विस्तार में बता दिया। मेरे मुंह से उस घटना को सुनने के बाद वहां खड़े सभी लोग एकाएक भयभीत होने लगे और उस भाई को तुरंत उठाकर गाड़ी में डाल दिया और किसी झांकड़ी के पास ले जाने लगे। मैं भी था गाड़ी में। वहां चलकर झाकरी जी को भी मैंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद वो भाई मुझे और उस रूम में जितने भी लोग थे उन सभी को झाकरी जी ने एक साथ झाड़ फूक किया। कुछ देर यह झाड़ फूक की प्रक्रिया चलता रहा और उस भाई ने भी अपना आंख खोला पर उस भाई को कुछ याद ही नहीं। हालांकि उसके होश में आने के बाद उसको कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो झाकरी ने जैसे ही अपना झाड़ फूक की प्रक्रिया समाप्त किया, वो झाकरी बोला, अच्छा हुआ आज तुम लोग इस लड़के को यहाँ ले आए, और 2 दिन देर करते तो इसका बच पाना मुश्किल था। वहां खिड़की के पास जो आया था वो और कोई नहीं बल्कि काला मशान था। वो रोज आता था पर किसी को भनक न हुआ। आज इस लड़के ने उस मसान को ना देखा होता तो अनर्थ हो जाता। झाकड़ी के वो शब्द सुनकर सभी के पांव जम गए और आज तक मेरे मन में एक सवाल घूमता ही रह गया कि क्या होता अगर कमल मुझे अपने दीदी की शादी पर ना बुलाता, तो शायद उस मसान को कोई ना देख पाता और शायद उस काला मसान के इरादे भी पूरे हो जाते और वो भाई शायद आज हमारे बीच न होता। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, आज का सत्य घटना। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे स्कैरी बेल के कोई भी वीडियोस को मिस ना करें।
तो बाय बाय, आपसे मिलते हैं अगले वीडियोस में।